हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और जो हम लोग का संविधान का लेक्चर चल रहा है, उस संविधान के लेक्चर के प्रोसेस में, संविधान के लेक्चर के क्रम में जो आज हमारा ये नया चैप्टर है, इसको हम लोग, जैसा कि नाम आप देख रहे होंगे, भारतीय संविधान की अनुसूचियां, राइट। तो हम लोग का ये चैप्टर है आज, और हम लोग आज इस पर बातचीत करेंगे कि भारतीय संविधान की अनुसूचियां क्या हैं। सॉरी। देखो बच्चों, जो भारत का संविधान है उसको, जैसे हम लोगों ने भाई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है संविधान। तो संविधान जो इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है, तो उसको हम लोगों ने कई तरीके से विभाजित किया है, कई तरीके से हमने उसको बांटा हुआ है। तो भाई कैसे बांटा हुआ है, जैसे मान लो एक छोटा सा मैं बात बोलूं आपसे, देवरिया डिस्ट्रिक्ट है। तो देवरिया डिस्ट्रिक्ट को हम लोगों ने समझने के लिए, जैसे कि हम लोगों ने इसको कई जो है हमने ब्लॉक्स में बांट रखे हैं, और कई ब्लॉक के अलावा तहसील में बांट रखा है हमने। तो कई ब्लॉकों में, तहसील में बांटना, इससे क्या है कि देवरिया का प्रशासन आसान हो जाता है, देवरिया को समझना आसान हो जाता है। या आप जैसे कोई भी, अगर कोई बहुत बड़ा सेक्शन है, जैसे आपने किसी किताब को जो है कई भागों में बांट रखा है, तो एक भाग पढ़ लिया आपने, दूसरा भाग पढ़ लिया, तीसरा भाग पढ़ लिया, चौथा भाग पढ़ लिया, तो क्लासिफिकेशन से क्या होता है कि चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। तो हमने अपने संविधान का भी कई प्रकार से जो है वर्गीकरण किया है। और जो अनुसूचियां हैं, अनुसूचियां एक लिस्ट हैं। अनुसूचियां क्या है? एक लिस्ट है, एक सूची है, जिसका जो 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 हमें हेल्प करती है संविधान को समझने में। जैसे आप देखो तो एक तरह का वर्गीकरण है अनुसूचियां, एक तरह का क्लासिफिकेशन है अनुसूचियां। हम लोग उसी चीज को आज समझने जा रहे हैं कि किस अनुसूची में क्या क्या आता है। बच्चों, मेरे छोटे भाई बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों से जो है मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बात को समझो। कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है तो कम टू डिस्कस, उसको करो। कुल मिला के आप इसको अपने अंदर बैठा लो। भाई साहब, ये जो अनुसूचियां हैं, जैसे आप देख रहे हो, सबसे पहले भाई एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, क्योंकि बार बार बच्चे कंप्लेन करते हैं सर स्क्रीनशॉट की प्रॉब्लम रहती है। तो भैया आप एक बार जो है स्क्रीनशॉट ले लो, तो थोड़ी सी सुविधा रहेगी आपके लिए। ले लिया आप लोगों ने? चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों, इसके अंदर जो है जैसे भारतीय संविधान की अनुसूचियां हैं, तो क्या है ये? जैसे पहली अनुसूची आप देखोगे, पहली अनुसूची, तो इस पहली अनुसूची में भारत के विषय में बताया गया है कि भारत है क्या। जैसे मैं अगर छोटी सी बात बोलूं, तो बच्चा, जैसे एक हमारा परिवार होता है, तो हमारे परिवार में एक हम होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं, हम बच्चे होते हैं, और माता पिता, बच्चे, दादा दादी, इन सबको जोड़ करके एक परिवार बनता है। और एक परिवार एक मकान में रहता है, या हो सकता है कि एक मकान में 2-3 परिवार रहते हैं। और इस तरीके से जब हम कई मकानों को एक साथ जोड़ देते हैं, तो कहते हैं भैया कि कॉलोनी है। तो कॉलोनी क्या है? कॉलोनी क्या है? तो मकानों का समूह जो है वो कॉलोनी है। और ऐसे ही जब आप कई कॉलोनियों को एक साथ देखते हो कि एक कॉलोनी, 2 कॉलोनी, 3 कॉलोनी, 4 कॉलोनी, तो आप उसको एक नगर बोलते हो कि भैया नगर है। और छोटे छोटे कई सारे नगर मिलते हैं तो एक आपका जिला बनता है। और ऐसे ही जब आप कई जिलों को एक साथ देखते हो, कई जिलों को एक साथ देखते हो, भाई जैसे देवरिया है, गोरखपुर है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, बस्ती, गोंडा है, तो आपने सभी जब जिलों को एक साथ देखा, तो आप कहते हो भाई साहब ये क्या है? एक राज्य है, राज्य। और इसी तरीके से जब कई राज्य एक साथ दिखाई देते हैं, या कई राज्यों को आप एक साथ लेते हो, तो वहां पर निर्माण होता है एक राष्ट्र का। हालांकि राजनीति विज्ञान के विषय में जो राज्य की कॉन्सेप्ट, जो राज्य का अवधारणा है, इसका मतलब होता है स्टेट, अपने आप में कंट्री। राज्य का मतलब ही कंट्री होता है। लेकिन हमारे इंडिया में, या हमारे बोलचाल की भाषा में, एक सामान्य बातचीत की भाषा में, हम लोगों ने राज्य का मतलब जो है अ पार्ट ऑफ स्टेट मान रखा है, यानी कि देश का एक हिस्सा राज्य हमारे यहाँ। ये हमारी अवधारणा है, हम ऐसा सोचते हैं, हमारे ऐसा मानते हैं। लेकिन जैसे आप यूएसए को देखिए, तो यूएसए एक स्टेट है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो स्टेट का मतलब होता है बेटा देश, लेकिन हम लोग अपने राज्य का मतलब क्या समझते हैं? स्टेट का एक पार्ट, यानी कि देश का एक हिस्सा क्या है? राज्य है। तो मैंने कहा कि राज्यों को मिलाकर के कलेक्टिवली हम कहते हैं कि भाई साहब एक देश है। तो उसी तरीके से देश क्या है? तो देश राज्यों का समूह है।
जब आपने यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा इन सबको साथ में देखा तो उनको हम कहते हैं कि एक देश इंडिया है और 28 राज्यों का समूह है हमारा भारत। वर्तमान में जो है 28 पूर्ण राज्य हैं और 8 संघ राज्य हैं। अभी काफी सारे बदलाव हुए हैं पिछले 2-3 सालों में, तो उन सभी बदलावों को कंक्लूड करके एकदम लास्ट स्टेज पे हम पहुंचते हैं, फाइनल स्टेज पे, तो उसमें हम कह सकते हैं कि जो इंडिया है, जो भारत है, वो क्या है बच्चों? इंडिया क्या है? तो भारत राज्यों का समूह है और उसमें कितने राज्य शामिल हैं? 28 राज्य हैं और 8 संघराज्य क्षेत्र हैं। तो जो पहली अनुसूची है वो उन्हीं के बारे में बताता है, भारतीय संघ राज्य के बारे में बताता है, भारतीय संघराज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। अगर हम लोग यहां से जो है देखें तो जैसे 8 संघराज्य क्षेत्र क्या हैं? तो संघराज्य क्षेत्र वो है बच्चों जिनका प्रशासन सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा जिन राज्यों के प्रशासन को चलाया जाए, हम उनको क्या बोलते हैं? संघराज्य क्षेत्र बोलते हैं। अभी जो है हमारा पहला चैप्टर होगा भारत और इसके संघराज्य क्षेत्र, आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक। तो हम इस बात को बहुत अच्छी तरह समझेंगे कि भारत और उसका संघराज्य क्षेत्र क्या है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो भाई साहब? बात तो यही सारी समझना तो देखो पड़ेगा भाई। तो भारत और संघराज्य क्षेत्र क्या है? तो आर्टिकल 1 से लेकर के और 4 तक जो है भारत और उसके संघराज्य क्षेत्रों के बारे में बात की गई है। मैं आपसे एक बात यहां जोड़ना चाहता हूं कि जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें हमने 69वां संशोधन किया, 69th अमेंडमेंट किया, और उसके द्वारा जो है हमने दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया। बच्चों ये बात कंसीडरेबल है, आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन कब बनेंगे कि भारतीय जो राजधानी दिल्ली है उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा जो है कब दिया गया? नेशनल कैपिटल एनसीआर का 69वें संशोधन के द्वारा, 69th अमेंडमेंट के द्वारा हमने उसको ये दर्जा दिया। अच्छा, इसके बाद आप आइए, तो जब आप आते हो दूसरी अनुसूची में तो उसमें क्या बच्चों? अच्छा देखो, एक बात समझना जरा कि जो ये अनुसूचियां हैं इनको समझने का तरीका है। जैसे देखो ये जो लास्ट के 4 अनुसूची हैं ये बाद में जोड़े गए हैं। जो लास्ट की 4 अनुसूचियां हैं ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, यानी कि जब हमारा संविधान बना था तब ये 4 अनुसूचियां उसमें नहीं थी, बाद में इन चारों को जोड़ा गया है। तो जब हमारा संविधान पहली बार बना यानी कि 1950s में, 26 जनवरी 1950 को जब हमने अपने संविधान को स्वीकार किया था तो उस समय हमारे संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। और वो 8 अनुसूचियां कौन कौन सी थी? तो आप शुरुआत की जो पहली है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 अनुसूची हमारे संविधान में थी, बाद में 4 को जोड़ा गया है। तो जब आपको याद करना है अनुसूचियों के विषय में, अनुसूचियां को याद करनी है, तो आप उनको ऐसे याद कर सकते हो, पहले 4 अलग कर दो जो लास्ट में जोड़ी गई हैं, इनको हम बाद में समझेंगे। और जो ऊपर की जो 8 हैं उसमें 3-3 का जोड़ा बना लो, 1 2 3 का, 4 5 6 का, 7 8 का। तो 1 2 3 क्या है? तो बच्चों 1 2 3 में जो पहली अनुसूची है वो भारतीय संघराज्य क्षेत्र से संबंधित, यानी कि भारत किन राज्यों से बना है, भारत क्या है, इसके विषय में जानकारी देती है हमारी पहली अनुसूची। आप दूसरे पर आओगे तो जो दूसरी अनुसूची है, जितने भी भारत के विभिन्न पदाधिकारी हैं, अब ये विभिन्न पदाधिकारी कौन कौन? भैया जिनका भी वेतनमान जो है भारतीय संचित निधि पर भारित है, यानी कि भारतीय संचित निधि मतलब जो भारत का जो फंड है, जो पैसा है, जो भारत प्राप्त करता है और जहां से भारत सरकार के सभी खर्चे रेगुलेट होते हैं, जहां से दिए जाते हैं, जो पेमेंट की जाती है, उस निधि पर भारित है, संचित निधि पर भारित है। और वो संचित निधि में किन किन का वेतनमान है? जैसे राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, हमारा जो संसद के सदस्य हैं वो हैं, भारत का महालेखा नियंत्रक परीक्षक है, मुख्य न्यायाधीश हैं, अन्य न्यायाधीश हैं। तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के, राज्यों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश की बात कर रहा हूं। तो इन सभी लोगों का जो वेतनमान है इसके विषय में चर्चा दूसरी अनुसूची में की गई है। ठीक है बच्चों, तो पहली बात हमने क्या देखा कि भारतीय संविधान का अनुसूची 1 भारतीय राज्यों के बारे में बात करता है, उनके घटक के बारे में बात करता है। अनुसूची 2 ये विभिन्न जो पदाधिकारी उनके वेतनमान के बारे में बात करता है। और वहीं जब अनुसूची 3 में आप आते हो तो वो जो अधिकारी हैं जिनके वेतनमान की बात की गई है, उनके शपथ की बात की गई है कि वो लोग शपथ कहां लेंगे, कैसे लेंगे, तो इसका प्रावधान जो है अनुसूची 3 में किया गया। तो बच्चों पहली अनुसूची क्या है? भारत, उसके संघराज्य क्षेत्र, घटक उसके सारे। दूसरी क्या है बच्चों? तो दूसरी ये है
कि जो भी विभिन्न पदाधिकारी उनके वेतनमान भत्ते इनसे संबंधित सारे प्रावधान हैं। और तीसरी सूची है कि जो भी विभिन्न पदाधिकारी हैं, जैसे कि वही उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और भारत का महालेखा नियंत्रक, परीक्षक, महान्यायवादी, जितने भी हैं ये लोग, इन सब के शपथ के बारे में प्रावधान यहां पर किया गया है अनुसूची 3 में। क्या आपको ये तीनों बातें समझ में आई? 3 ऐसे याद कर ली। पहली क्या है? संग्रह क्षेत्र घटक। दूसरी क्या है? आपके वेतनमान भत्ते। तीसरी क्या है? शपथ और उसके प्रावधान। ठीक है, तो ये अनुसूची 3 में है। 3 याद हो गई। चौथे, पांचवें, छठे पर आइए। तो जो चौथा बच्चों वो कह रहा है, देखो ये चौथा जो है 4, 5, 6, ये तीनों अनुसूचित जातियों से संबंधित है किसी ना किसी तरीके से। अनुसूचित जाति क्षेत्र से संबंधित है, उनके प्रशासन से संबंधित है, उनके लिए कानून से संबंधित है, विशेष राज्यों के लिए प्रावधान है उनसे संबंधित है। तो आप ऐसे याद कर लोगे। तो चौथी अनुसूची क्या कहती है? चौथी अनुसूची जो है वो बात कर रही है राज्यों के विषय में और संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के संदर्भ में। सॉरी, ये जनजाति से नहीं है, यानी कि जो भी राज्य हैं, संघ राज्य क्षेत्र हैं, तो उनका राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, मतलब राज्यसभा में वहां के लोग कैसे चुन करके आएंगे। तो देखो बच्चों, जब हमने भारतीय संविधान का निर्माण किया था तो उस समय हम लोगों ने 2 सदन बनाए थे केंद्र में, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। तो आपको पता है कि लोकसभा में जो 550 मेंबर वर्तमान में हैं वो जनता के द्वारा चुन करके आते हैं, यानी कि जनता उनको चुन करके भेजती है, यानी कि जनता के द्वारा वह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, उनका चुनाव होता है। लेकिन जो राज्यसभा है उसके लिए जनता कभी भी चयन नहीं करती है, जनता कभी भी उसके लिए चयन नहीं करती। 1 मिनट गाइस, जनता कभी उनका चयन नहीं करती है, बल्कि उनका जो चयन होता है वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं। भारत के अंदर जो राज्य हैं, तो राज्य की सरकार विधानसभा के द्वारा गठित होती है। तो जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, जैसे यूपी की बात करें हम, तो यूपी में 403 सीटें हैं विधानसभा की। तो जो 403 सीटें विधानसभा की हैं, यानी कि जो हमारे विधायक हैं वो यूपी में से 31 सदस्यों का चयन करेंगे राज्यसभा के लिए। तो बच्चों, हर एक राज्य की जनसंख्या के अनुसार जो है वहां पर सीटों का निर्धारण किया गया है। तो राज्य जैसे अपना यूपी है, सर्वाधिक आबादी वाला है, तो यहां से 31 सीटें राज्यसभा को दी गई हैं। ऐसे ही आप महाराष्ट्र में देखोगे तो संभवतः 18 हैं महाराष्ट्र में जो है आपकी जो है सीटें, सॉरी महाराष्ट्र में, और बिहार में देखोगे तो वो 16 सीटें लगभग। एक बारी मैं कंफर्म कर देता हूं आपको, मैं अभी इसको मैं कंफर्म कर देता हूं। तो बच्चों मैं आपसे कंफर्म करा था अभी, तो इसमें जो सीटें हैं, जैसे कि आपकी यूपी से 31 सीटें हैं और महाराष्ट्र की 19 सीटें हैं। एज अ बेस्ट ऑफ माई नॉलेज महाराष्ट्र की 19 सीटें हैं जो राज्यसभा के लिए आवंटित की गई हैं, और तमिलनाडु की जो सीटें हैं वो 18 है। 18 सीटें तमिलनाडु से हैं और 16 सीटें जो हैं ये बिहार से हैं। ये टॉप 4 स्टेट्स हैं जिनकी सीटें सर्वाधिक हैं। कहां पर? आपके राज्यसभा में। तो यूपी की सर्वाधिक सीट 31 हैं। तो इस तरह की जो क्लासिफिकेशन हुआ, इसका जो वर्गीकरण हुआ है, वो वर्गीकरण की बात यहां पर की गई है कि जो 5वीं सूची है, सॉरी जो 4थी सूची है, इसमें राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व। अब इसमें कुछ राज्य ऐसे भी जिनकी 1-1 सीटें हैं। तो संघ राज्य क्षेत्रों में जैसे क्या पुडुचेरी है, दिल्ली है, और आपका जो है अंडमान निकोबार है, और उसके अलावा आपका दादरा नगर हवेली, अब तो खैर नहीं है, अंडमान वो आपका इसमें आ गया, दमन दीव में आ गया। तो आपका लक्षद्वीप है। तो यहां से जो सीट्स हैं इनकी बात भी की गई है, यहां से भी सीट्स कैसे आएंगे। तो इन जो यहां की सीट्स होती हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा एक निर्वाचक मंडल होता है, वो निर्वाचक मंडल संघ राज्य क्षेत्रों से इन सीटों का चयन करके भेजता है, सदस्यों को चुन करके भेजता है। तो बच्चों, जिन राज्यों में अपनी विधानसभा नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, तो राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित एक निर्वाचक मंडल है जो कि संघ राज्य क्षेत्रों से राज्यसभा के मेंबर्स को चुन करके भेजता है। राइट। तो ये प्रावधान जो है ये हमारी 4थी सूची में है। आप 5वीं व 6ठी में आओगे तो इसमें दिया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों और उनके अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों और उनके प्रशासन से संबंधित प्रावधान। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों और उनके प्रशासन से संबंधित प्रावधान। भैया, भारत के अंदर जो भी ऐसा क्षेत्र होगा जो अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किया जाएगा, उस क्षेत्र को घोषित करने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है। ऐसा क्वेश्चन बार परीक्षा में पूछा गया है कि किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास है, तो केवल राष्ट्रपति के पास है, वही इसको घोषित कर सकता है।
और उसका जो क्षेत्र होगा वहां पर प्रशासन भी कैसे चलाया जाएगा, इसका प्रावधान जो है आपके 5वीं अनुसूची में दिया गया। बच्चों आप छठी में आओगे तो इसमें विशेष जो राज्य है, 4 राज्य, जैसे आप देखिए तो असम की बात की गई है, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। बच्चों ये जो राज्य हैं ये सभी के सभी भारत के उत्तर पूर्वी राज्य है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, जो कि भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में है। और इन क्षेत्रों में असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, इन राज्यों में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन कैसे होगा, इसके विषय में जानकारी अनुसूची 6 में दी गई है। तो बच्चों एकदम सिंपल सी बात समझो, 1 2 3 अलग हैं, जो चौथा है 1 2 3 4 को साथ रखो। तो जो पहली अनुसूची उसमें क्या कहा गया, उसमें कहा गया भैया कि भारत और उसके संघराज क्षेत्र। अनुसूची 2 में क्या कहा गया है, जितने भी पदाधिकारी हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, या जो हमारी सरकार के प्रशासनिक जो सरकार के पदाधिकारी हैं, उन सबके वेतनमान की बात की गई है। अनुसूची 3 में उनके शपथ की बात की गई है। जो अनुसूची 4 है, अनुसूची 4 जो है बच्चों, उसमें क्या किया गया है कि जो हमारी सीट्स हैं, जो राज्यसभा के अंदर जो सीट हैं, उनकी बात की गई है कि किस राज्य से कितनी सीटें होंगी, उनका कैसा प्रतिनिधित्व होगा, इसके बारे में बात की गई है। जो अनुसूची 5 और 6 है, ये अनुसूची 5 और 6 है, ये अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संदर्भ में है। अनुसूची 5 भारत पूरे राज्य के लिए है, भारत के सभी राज्यों के लिए है। और अनुसूची 6 जो है ये केवल असम, मिजोरम और त्रिपुरा, और जो है असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के संदर्भ में प्रशासन के बारे में बात की गई है। तो बच्चों ये जो है आपकी, ये 1 हो गई, ये 3 1 हो गई, ये 1 हो गया। और 7वीं अनुसूची जो है, इसको आप ध्यान रखेंगे केंद्र और राज्य के शक्तियों के बंटवारे के संदर्भ में। यानी कि आज आपको पता है कि भारत सरकार के पास जो है, जो हमारी गवर्नमेंट है, प्रशासन है, उसने शक्तियों को 3 सूचियों बांट रखा है। पहली सूची है केंद्र सूची, दूसरी राज्य सूची है और तीसरी संवर्ती सूची है। तो जो पहली है केंद्र सूची, उसमें 100 विषयों को रखा गया है, 100 विषय उसके अंतर्गत। इसके अलावा जो राज्य सूची है, इसमें संभवतः भी 64 विषय हैं। और जो आपकी है संवर्ती सूची है, उसमें आज 52 विषय को रखा गया है, 52 विषयों को, 52 सब्जेक्ट को उसके अंतर्गत रखा गया है। तो बच्चा ये जो है ये 7वीं सूची में इसके बारे में बात किया गया है। तो आपने 1 2 3 4 5 6 7 समझ लिया। 8 9 पर आइए। तो बच्चा जो 8वीं अनुसूची और 9वीं अनुसूची है, तो 8वीं में 22 भाषाओं की बात की गई है। जो भारतीय संविधान में 22 भाषाएं जो हैं लिस्टेड की गई हैं, जो 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, उन भाषाओं की बात की गई है। तो सबसे आसान है ये। 9वीं अनुसूची जो है, इसमें किसके बारे में बात किया गया है, तो इसमें जो 9वीं अनुसूची है बच्चों, ये संविधान का पहला जब संशोधन किया गया था 1951 में, यानी कि जब संविधान बना, लागू हुआ, तो लागू होने के ठीक 1 साल के बाद उसमें संशोधन किया गया। संशोधन क्या होता है, तो संविधान के अंदर कुछ विशेष नियम को जोड़ना जो कि संविधान के लिए जरूरी है, और या फिर कुछ अगर अनावश्यक है तो उसको बाहर निकालना। तो कुछ जोड़ना या बाहर निकालना दोनों ही संशोधन कहलाता है। संशोधन का मतलब होता है ठीक करना। तो जब हम अपने संविधान को और बेहतर करते हैं और ठीक करते हैं, तो इसको हम संशोधन कहते हैं। और ये जो संशोधन है, इस संशोधन पहली बार जब किया गया 1951 में, तो उसी चीज को हमने 9वीं अनुसूची के रूप में अपने संविधान में शामिल कर लिया। उसमें हुआ क्या था, उसमें यह तय किया गया था, जैसे मान लीजिए कि आज आपके पास जमीन है और आपकी जमीन भारत सरकार या राज्य सरकार सड़क बनवा रही है, और सड़क के बिल्कुल बीच बीच में आपकी जमीन आ रही है, तो क्या राज्य सरकार उस संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है? हाँ, कर सकती है भैया, क्योंकि उस जमीन को लेकर के और सरकार उस पर जो है अधिकतम जनता के कल्याण के लिए सड़क बना रही है। तो अगर जमीन केवल आपके पास है तो केवल आपका लाभ है, और जमीन अगर सरकार ले रही है तो उस पर सड़क बना रही है तो कई हजार लाखों लोगों का लाभ है। तो पब्लिक वेलफेयर में सरकार आपकी जमीन को ले सकती है, लेकिन चूंकि संपत्ति आपकी है तो आपको उस पर अधिकार है, तो आपके अधिकार को छीना नहीं जा सकता है। तो उसके लिए सरकार आपको मुआवजा देगी, ताकि आप वैसी जमीन कहीं और भी व्यवस्था अपनी कर लें, कहीं आप ले लें। तो ये जो प्रावधान जोड़ा गया कि अगर सरकार जो है संपत्ति का अधिग्रहण करती है, तो अधिग्रहण करने के लिए क्या कानून है, ये कानून जो है 9वीं अनुसूची में आप देख सकते हो। और ये वर्ष 1951 में संविधान का पहला संशोधन करके जोड़ा गया। राइट। आप 10वीं पर जाइए। तो 10वीं अनुसूची जो है ये 52वें संशोधन के द्वारा 1985 में संविधान का 52वां संशोधन हुआ, और इस संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि यदि कोई व्यक्ति चाहे तो अपनी पार्टी को बदलना, जैसे भाई मान लीजिए कि आप सपा से जीत करके आए और योगी जी ने आपको लालच दिया, सेट किया,
और आप सपा को छोड़ करके तुरंत भाजपा में शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं ये जनता के विश्वास के साथ धोखा है। कहीं ना कहीं जनता ने आपको जिस आइडियोलॉजी पर, जिस दर्शन पर, जिस पार्टी की विचारधारा पर आपका चुनाव किया है, उस विचारधारा से आप खिलवाड़ कर रहे हो। तो एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, चार व्यक्ति पार्टी छोड़ करके किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते। ज्वाइन नहीं कर सकते, हाँ समर्थन दे सकते हैं, लेकिन ज्वाइन नहीं कर सकते कि उन्होंने अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ दिया। ऐसा नहीं हो सकता है। समर्थन दे सकते हैं, समर्थन देते भी हैं विधायक कई सारे पार्टी के, तो समर्थन दे सकते हो आप, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ सकते। लेकिन हाँ, अगर एक तिहाई सदस्यों ने, सॉरी, अगर 3/4 सदस्यों ने पार्टी को छोड़ने का फैसला कर लिया है तो इसको इलीगल नहीं माना जाएगा। यानी कि 100 में से अगर 75 विधायक किसी पार्टी के साथ बागी हो जाते हैं तो वह अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, ये इलीगल नहीं माना जाएगा। तो ये है 10वीं अनुसूची। अगर आप 11वीं में जाओगे तो 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और ये 1993 में संशोधन हुआ और इसके द्वारा जो है ग्राम पंचायतों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। हालांकि ग्राम पंचायतों के लिए, जो हमारी ग्राम की सभा है, इनकी पंचायतों के लिए आप देखोगे तो भारतीय संविधान में इनके मतलब जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं, इसके लिए आर्टिकल 243B से लेकर Q तक इसका प्रावधान किया गया है। संविधान की आर्टिकल 40 में कहा गया है कि राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वह ग्राम पंचायतों का गठन करे और भारतीय संविधान में कुल 16 अनुच्छेदों के माध्यम से ग्राम पंचायतों को रखा गया है। लेकिन इसकी एक व्यवस्था जो है आपको 11वीं अनुसूची में देखने को भी मिलती है। लास्ट बची 12वीं अनुसूची। तो जो 12वीं अनुसूची है वो 74वें संविधान संशोधन से है। ठीक, इसके बाद वो भी 93 में हुआ और इसमें नगर निकाय की व्यवस्था की गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे छोटे दोस्तों, मेरे गुड्डो गुड़ियों, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ग्राम पंचायत है उसमें कुल 29 विषय रखे गए थे और जो नगर पंचायत है उसमें कुल 18 विषय रखे गए हैं। और इस तरह से जो है हमारी सूचियां, अनुसूचियां कंप्लीट होती हैं। कल क्लास में इस पर चर्चा होगी। जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में डालिए, अपने प्रश्न को पूछिए। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग, कीप लव टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच, विल सी यू लेटर।